हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी पोएम के बारे में। पहले हम पोएम की बात करेंगे, फिर हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे। दोस्तों, तो पोएम के अंदर हम आज मिलने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी वाले सर से। तो ज्योग्राफी वाले सर मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं, तो सुनिए। ज्योग्राफी वाले सर कहते हैं, दिखाइए अपना तेज, आपके रहने के लिए खोजा है हमने स्पेस। दिखाइए अपना तेज और आपके रहने के लिए खोजा है हमने स्पेस। इसका मतलब हुआ कि वो कहते हैं कि आपके रहने के लिए तो हमने स्पेस खोजा है और आपने हमारे लिए क्या किया है। तो दोस्तों, मैथ्स वाले सर कहते हैं कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि स्पेस आपने खोजा है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि स्पेस आपने खोजा है, क्योंकि आप यह तो मानते हैं कि यूनिवर्स गोल होता है, इसलिए जीरो के अंदर कंटेन करेगा। यूनिवर्स गोल होता है तो जीरो के अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि जीरो भी गोल होता है और जीरो मैथमेटिक्स का एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि स्पेस ऑफ एलिमेंट इज मैथमेटिक्स। और आप कहते हैं कि स्पेस आपने सर्च किया है। यदि किया भी है तो हजारों का लेबर और कैश खर्च किया है, तब जाकर आपने एक स्पेस सर्च किया है। हजारों का लेबर और कैश खर्च किया है, तब जाकर आपने एक स्पेस सर्च किया है। और हमने तो कागज और कलम से ही बहुत कुछ काम किए हैं, और एक स्पेस के बदले पता नहीं कितने आपको इनाम दिए हैं, जैसे वेक्टर स्पेस, लीनियर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, पेनाक स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस। गिनाएंगे तो 3 दिन खर्च हो जाएंगे। आपने तो एक ही स्पेस खोजा है। स्पेस सर्चिंग की फील्ड में आप पीछे रह गए, और हमसे बराबरी करने के आपके अरमान ढह गए। जो स्पेस हमने खोजा वहाँ बसाओ लोगों को। जो स्पेस मैथमेटिक्स ने खोजा वहाँ बसाओ लोगों को, क्योंकि गणित चला है आज घूमने और घुमाने लोगों को। दुनिया में क्या मकसद इसका चला बताने लोगों को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना के बारे में। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं इनका उचित क्रम। तो उचित क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम वार्षिक योजना देखेंगे। इसका उचित क्रम में वार्षिक योजना सबसे पहले नंबर पे होती है, सेकंड नंबर पे होती है इकाई योजना, और थर्ड नंबर पे होती है पाठ योजना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वार्षिक योजना के बारे में। तो दोस्तों, देखते हैं वार्षिक योजना। तो वार्षिक योजना के अंतर्गत संपूर्ण सत्र के लिए बनाई गई योजना होती है। यह योजना संपूर्ण सत्र के लिए बनाई जाती है। इसमें सत्र के वास्तविक कार्य दिवसों को ध्यान में रखा जाता है। वास्तविक मतलब कितने दिन स्कूल चलने वाला है, उसके हिसाब से इस प्लान को तैयार किया जाता है। प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक कक्षा की अलग अलग बनाई जाती है। यह कार्य योजना प्रत्येक विषय की तथा प्रत्येक कक्षा की अलग अलग बनती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्रत्येक विषय की कुल इकाइयों या अध्यायों, जितने चैप्टर्स होते हैं, उनकी गणना की जाती है तथा कार्य दिवसों को उनकी विषय वस्तु के आधार पर विभाजित किया जाता है कि कोई चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है या फिर कोई चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट होने वाला है। उसी हिसाब से, उसी गणना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय की कुल इकाइयों या अध्यायों की गणना करके कार्य दिवसों को उनकी विषय वस्तु के आधार पर विभाजित करते हैं। दोस्तों, व्यवहार के सभी पक्षों जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के विकास की योजना निहित होती है। जो ये वार्षिक योजना बनाई जाती है ना दोस्तों, तो उसके अंदर जो ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है, ये तीनों पक्ष व्यवहार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन तीनों पक्षों को ध्यान में रखकर विकास की योजना बनाई जाती है। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंदर दोस्तों टोटल जो कार्य दिवस हैं वह 241 से लेकर के 245 दिनों का कार्य दिवस माना जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कई सारी छुट्टियां या अवकाश पड़ने के कारण
ये कार्य दिवस लगभग 180 दिनों का रह जाता है। तो दोस्तों वैसे तो ऑफिशियली है वो 241 से 245 दिनों का ही माना जाता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारी जो सेकंड योजना है, सेकंड प्लान है, वह है इकाई योजना। इसको यूनिट प्लान भी कह सकते हैं। और जो यूनिट प्लान है इसकी जो प्रतिपादक हैं वह मॉरिसन है। मॉरिसन ने इसका प्रतिपादन किया था और इसका जो उद्देश्य वह उद्देश्य क्या होता है उसकी अब चर्चा हम कर लेते हैं। तो दोस्तों यह योजना अंतर संबंधित या समान प्रकृति की विषय वस्तु को एक समूह में तार्किक रूप से रखकर सरल से कठिन की और क्रम में पढ़ाने से बालकों में संप्रतियों का मतलब यहाँ पर दोस्तों विचारों से है, विचारों से है। संप्रतियों का मतलब विचार हो गए। तो बालकों में संप्रतियों या विचारों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण का विकास होता है तथा बालक गणित जैसे विषयों को उचित रूप से समझ पाते हैं। इसी कारण इकाई योजना यूनिट प्लान का गणित में अत्यधिक महत्व होता है। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं जो चैप्टर्स होते हैं उनको कोरिलेट करके पढ़ाते हैं। कोरिलेट करने से पढ़ाने का तात्पर्य यह रहा कि जब हम इनको आपस में कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो हम सबसे पहले सरल जो संप्रत्यय है, सरल जो विचार है, जो कहना चाह रहा है चैप्टर कोई भी, तो उसको हम बालक को अच्छे से समझा पाएंगे और उसके अच्छे से वह समझ में आ पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों धीरे धीरे उसके क्रम का हम बढ़ाते चले जाएंगे और उसका स्तर जब हम बढ़ाते चले जाएंगे तो बढ़ाने के बाद में वह उन संप्रतियों को भी समझ पाएगा जो कि कठिन स्तर के हैं। तो दोस्तों इसका यही उद्देश्य होता है कि सरल से कठिन की ओर बच्चा चीजों को समझ पाए। दोस्तों इकाई योजना दो प्रकार की होती है, विषय वस्तु आधारित इकाई योजना या अनुभव आधारित इकाई योजना। विषय वस्तु मतलब जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको कोरिलेट करके जो पढ़ाया गया है वह तो विषय वस्तु आधारित कार्य योजना इकाई योजना हो जाती है। और दोस्तों अनुभव आधारित इकाई योजना, अब उन चैप्टर्स में से भी किस चैप्टर को पहले पढ़ाया जाए यह अनुभव पर आधारित होता है। दोस्तों जो इकाई योजना है वह 2 या 2 से अधिक कालांशों की योजना होती है। दोस्तों होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इकाई योजना के अंतर्गत हम जब किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो दोस्तों वह चैप्टर 2 या 2 से अधिक कालांशों में ही समाप्त होता है। इस वजह से यह योजना 2 या 2 से अधिक कालांशों की योजना होती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड प्लान के बारे में, और थर्ड प्लान हमारा है चैप्टर प्लान। अब इसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी चैप्टर को किस तरह से आज का जो पीरियड है उसके अंदर किस तरह से हमें कंप्लीट कराना है, इस सारी योजना को हम बना करके क्लास के अंदर आते हैं। इस वजह से ही दोस्तों इस योजना को हम एक कालांश की योजना कहते हैं। तो यह योजना एक कालांश की योजना होती है। दोस्तों पाठ योजना का जो श्रेय है, पाठ योजना का श्रेय गेस्टाल्टवादियों को प्रारंभिक विचार देने हेतु दिया जाता है और उल्लेखनीय योगदान दोस्तों इसमें हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली हेतु दिया गया है। अब हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है दोस्तों उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों साथ ही इस योजना के अंदर पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्यों को दृष्टिगत रखा जाता है। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों को दृष्टिगत रखा जाता है। अब हम दोस्तों हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर या किसी भी पाठ योजना को पढ़ाते समय सबसे पहले प्रस्तावना आती है, फिर उसके बाद में उसका प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसकी कंपैरिजन यानी तुलना होती है, फिर उसको जनरल फॉर्म में बताते हैं, सामान्यीकरण किया जाता है, और पांचवा है उसका अनुप्रयोग। तो दोस्तों हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली हो गई है प्रस्तावना, फिर उसका प्रस्तुतिकरण, फिर उसकी तुलना, फिर सामान्यीकरण या अनुप्रयोग। ये पंचपदीय प्रणाली किसी पाठ की प्रस्तुति को लेकर के की गई होती है, उसको समझाने से लेकर के उसके कठिन से कठिन संप्रतियों को समझने तक के बारे में दी गई है। अब दोस्तों पंचपदीय जो प्रणाली है में सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता है प्रस्तुतिकरण को दिया जाता है कि इसको कैसे प्रेजेंटेशन किया जाए किसी भी चैप्टर का। क्योंकि दोस्तों किसी भी उस चैप्टर के अंदर जो दिया गया है मटेरियल उसको किन कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए उनको समझाने का
कौन सा बेहतरीन तरीका हो सकता है। तो दोस्तों जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, वह सबसे मस्ट माना जाता है। इसमें पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर विशेष महत्व दिया गया है। इसमें दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो इसमें हम पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ कर ही पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, मानसिक शक्तियों का विकास होता है और बच्चा अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को भली भांति समझ पाता है। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं कि गणित शिक्षण की समस्याएं या चुनौतियां क्या है। गणित का जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो उस समय क्या क्या समस्या हमारे सामने आती हैं और क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आती है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों गणित विषय के प्रति बालिकाओं की अरुचि, ये फर्स्ट नंबर का जो हमारी प्रॉब्लम है, हम जिसको फेस करते हैं वह यह होती है कि गणित विषय के प्रति बालकों की अरुचि का होना। तो गणित विषय की जो विषय वस्तु है वह तार्किक यानी लॉजिकल है और जटिल यानी क्रिटिकल है के कारण कई बालकों की विषयगत अरुचि हो जाती है। दोस्तों इसमें लॉजिक्स बहुत सारे लगते हैं और ये थोड़ी क्रिटिकल टाइप की, क्योंकि इसमें गणनाएं काफ़ी सारी होती है, इस वजह से बालकों की ये विषयगत अरुचि होती है और इससे वो बोर होने लगते हैं। दोस्तों दूसरा है आधारभूत दक्षताओं में बालकों का कमजोर होना। आधारभूत दक्षताएं होती हैं जैसे दोस्तों संख्या ज्ञान या संक्रिया ज्ञान, उनमें यदि निपुण नहीं है बच्चा तो वह आधारभूत दक्षताओं में कमजोर होने के कारण गणित शिक्षण में चुनौतियों का सामना करता है। दोस्तों थर्ड है हमारे पास में स्वयं बालक का स्वयं अध्यापक का गणितीय संकल्पनाओं को ना समझना। गणितीय जो एग्जाम्स हैं उनको जब अध्यापक ही नहीं समझ पाता तो दोस्तों वह बच्चों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन किस तरह से कर पाएगा, और प्रेजेंटेशन कर भी देगा तो वह एक अच्छा या प्रभावी प्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो उस वजह से बच्चे उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को बिल्कुल, उस कंसेप्ट को बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों वो सिर के ऊपर से जाएगा तो वह प्रभावी नहीं रह पाएगा। दोस्तों फोर्थ है आगमनात्मक पद्धति से संकल्पनाओं का परिचय न देना। आगमनात्मक पद्धति, क्योंकि दोस्तों आगमनात्मक पद्धति होती है उसके अंदर हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस वजह से यदि हम संकल्पनाओं का इस तरह से परिचय नहीं देंगे, आगमनात्मक पद्धति से परिचय नहीं देंगे, तो दोस्तों एक प्रभावी हम कार्य नहीं कर सकते, शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करने के कारण भी कि कहाँ पर आगमनात्मक पद्धति का काम में लेना है, कहाँ निगमन पद्धति का काम में लेना है, कहाँ ह्यूरिस्टिक विधि का काम में लेना है, यदि इन विधियों का उचित प्रयोग न किया जाए तो दोस्तों यह एक प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता। दोस्तों 6 है अपने पास में बालकों के अभिवृद्धि तथा विकास के क्रम की अनदेखी करना। विकास की अनदेखी करना, दोस्तों जो बच्चा है उसकी जो वृद्धि हो रही है उस हिसाब से उसको चीज़ें मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों 7 नंबर है बालकों को वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षण ना कराना। क्योंकि दोस्तों बालक 3 टाइप से होते हैं कक्षा के अंतर्गत। एक तो होते हैं प्रतिभाशाली छात्र, एक औसत छात्र और दूसरे होते हैं दोस्तों पिछड़े हुए छात्र। तो वैयक्तिक भिन्नता इसे ही कहते हैं कि जब हम प्रतिभाशाली छात्रों से सृजनात्मक कार्य करवाएं, एवरेज स्टूडेंट्स को मुख्य धारा में लेके आएँ, साथ ही साथ दोस्तों जो पिछड़े हुए छात्र हैं उनको उस गतिशीलता का अनुभव करा पाएँ, कक्षा की गतिशीलता का अनुभव करा पाएँ। तो दोस्तों यही आज के हमारी समस्याएं और चुनौतियां हैं। दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए, जिससे यह एक व्यापक रूप धारण कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।